हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडोजाई ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईट मनके और अस्थियां, और इसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सभ्यता किसे कहा जाता है। कि जैसे कि हम इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सभ्यता क्या होती है, किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो भाई, इसमें बताया गया है कि लोगों का एक ऐसा समूह को सभ्यता कहा जाता है जिसके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधाराएं और मान्यताएं विशेष हो। मतलब कि एक समूह ऐसा है जिसमें कि लोग जीवन निर्वाह करते हों, उनकी कुछ मान्यताएं हैं तथा कुछ विचारधाराएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। और विश्व की मुख्य सभ्यताएं 1920 से पहले ऐसा माना जाता है कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। परंतु हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब से यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। मतलब कि यहाँ पे बताया गया 1920 से पहले, 1920 से पहले क्या माना जाता था कि जो मिस्र की सभ्यता है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और जो चीन की सभ्यता है, ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। पर 1920 के बाद जो हड़प्पा सभ्यता है, या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे भी माना जाने लग गया क्या, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाने लग गया। तो इसके बाद ये बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आज से लगभग 160 वर्ष पहले 1856 में पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान लोगों को कुछ पुरानी ईंट मिली, उसके कुछ अवशेष मिले। और उस समय यह लोग नहीं समझ पाए कि इनका क्या महत्व है। कि 1856 में जब इन्हें ईंटें मिली, तो उस समय जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उन्हें समझ नहीं आया कि इन ईंटों का क्या महत्व है, और रेल की पटरी बिछाने का कार्य जारी रखा गया। 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। फिर क्या किया गया, 1861 में क्या हुआ, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो भाई, जब पुरातत्व विभाग आया तो यह वह संस्था थी जो एक देश के इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करता है। और इसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इन्हें ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। तो पहले कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने रहे, और इसी दौर में क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। तो बच्चों, अब तक आपको समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद क्या बोला जाता है कि भाई सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हड़प्पा नामक नाम के स्थान पर इस सभ्यता के शुरुआती अवशेष मिले थे। मतलब कि कोई एक स्थान ले लो जहां पे हमें कोई सी सभ्यता के साक्ष्य मिले, तो इस स्थान का नाम क्या था, हड़प्पा। तो इसे क्या, किस नाम से जाना गया, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, या हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। और हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषता क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में देखें तो यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई भारत के जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। और इस सभ्यता को त्रिभुजाकार आकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। और मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, यानी कि यह सारी सभ्यताएं विश्व की एक ही समय पर थी। मान लीजिए यहाँ पर बोला गया कि भाई जो अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पे जम्मू है। अगर हम इसे एक तरह से मिलाए तो क्या बनती है, ये देखिए ट्रायंगल बना। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी इसे
कहा जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है कितने में फैला हुआ है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब मैंने आपको ये तो पता है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, अब ये आपको पता होना चाहिए इसकी सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि भाई ये जो सभ्यता है ये हमें सिंधु घाटी के पास मिली थी, इसलिए कई स्थानों पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जब इसकी जांच की गई, इस पे रिसर्च की गई, तो ये पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से माना जाता है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से, 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। तो भाई आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है निर्वाह के तरीके, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे निर्वाह करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, किन किन चीजों से उन्हें भोजन मिलता था, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे बताया गया है हड़प्पा स्थलों पर मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है, और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, और चावलों के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या मिले, हमें अनाज के दाने मिले हैं। अब जो हमारे पुरातत्वविद है वो ये अनुमान लगाते हैं कि भाई ये जो हमें यहाँ पे अनाज के दाने मिले हैं, तो हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं अनाजों से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका अनाज के दाने। सेकंड जो पॉइंट है वो है हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल है, और पूरा प्राणी वैज्ञानिकों अथवा जीव पुरातत्वविद द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि इन सभी जानवरों को ये पाला भी करते थे। मान लीजिए यहाँ पे भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां मिले हैं, तो इससे जो यहाँ के जीव पुरातत्वविद हैं इन्होंने बोला कि क्या था, यहाँ पर ये जो जीव थे इन्हें पाला जाता था। मान लीजिए कि हम किसी का शिकार करते हैं, ठीक है, तो हम भाई क्या करेंगे, किसी ना किसी औजार का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उनके अवशेषों में या हड्डियों में उन औजारों के चिन्ह मिल जाएंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि किन जानवरों का शिकार किया गया है और किन जानवरों को पाला जाता था। और पालने से भी उन्हें क्या मिलता था, खाने पीने की चीजें मिल जाती थी, जैसे दूध हो गया, पहनने के कपड़े हो गए, मांस हो गए, इन सभी चीजों से ये जीवन निर्वाह किया करते थे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है जंगली प्रजातियों जैसे वरा, जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है, और हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे। तो भाई हमें पहले तो यहाँ पे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां मिली, पर बाद में हमें यहाँ पर जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल की हड्डियां मिली, और उसमें कुछ साक्ष्य मिले जिससे कि माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, शिकार भी किया करते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास निर्वाह करने के लिए बहुत सारे तरीके पर्याप्त थे। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें बताया गया है आपका आखेटक समुदाय। आखेटक का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, क्या होता है, एक तरह से इकट्ठा करना। मतलब कि यहाँ पर आपको ये समझाया, जैसे कि ये लोग कहाँ रहते हैं, जंगल वाले एरियो में रहते थे, ठीक है, पेड़ पौधे वाले एरिया, तो ये क्या करते थे, जो फल है, फूल है, कदमूल है, इन सभी को ये क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और खाते थे। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो हमारा एक तरह से हम शेर है, ओके, जो शेर है इसने क्या किया, हिरन का शिकार किया। अब हिरन का ये पूरा शरीर नहीं खाता, थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा मांस छोड़ देता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पार्ट है, तो इसने क्या किया, थोड़ा सा पार्ट खा लिया, ठीक है, हल्का सा यहाँ से पार्ट खा लिया, ओके, और ये वाला पार्ट छोड़ दिया। तो आखेटक समुदाय क्या करते हैं, मांस को देखते हैं कि जो पार्ट ठीक है उसे इकट्ठा करते हैं और वह उसे खाते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर मछली, पंछियों की हड्डियां भी मिली हैं, और जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्हें इन सभी अवशेषों से यह पता चलता है कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं इनके पास बहुत सारे तरीके थे जिनसे कि ये क्या करते थे, अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी, अब हम इसमें कृषि के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें कहाँ यहाँ पे क्या मिले हैं, अनाज के दाने मिले हैं, तो इससे हमें थोड़ी चीजें और भी कुछ अवशेष मिले हैं जिससे कि हमें पता चलता है यहाँ पर क्या होती थी, कृषि भी की जाती थी। तो आइए बच्चों देखते हैं इस टॉपिक को। तो भाई इसमें जो हमारा पॉइंट दे रखा है वो ये दे रखा है कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें
की जाती थी। तो भाई यहाँ पे बताया गया है खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग, मतलब कि यहाँ पर जो मोहर पर किए गए रेखांकन और मुड़ मूर्तियां इन पर इंगित है और वृषभ के विषय में जानकारी है, और इस आधार पे पुरातत्वविद मानते हैं कि खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। एक मोहर है, उस पर हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? बैलों के साक्ष्य मिले हैं। तथा साथ में यहाँ पर वृषभ का मतलब यहाँ पे बैल है बच्चों, ठीक है, बैल के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे जो हमारे पुरातत्वविद है वो ये पता लगाते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि भाई यहाँ पर खेतों को जोतने के लिए क्या बैलों का प्रयोग होता था, और जब हम कृषि करें तो जुताई बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हलों का प्रतिरूप। हलों का प्रतिरूप यहाँ पर बताया गया है, साथ ही चौलिस्तान के कई कई स्थलों व बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को काली बंगन नामक, जो प्रेजेंट में राजस्थान में स्थित है, नामक जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हमें हलों के साक्ष्य मिले, क्योंकि आपको पता है कि खेतों को जोतने के लिए हमें क्या चाहिए? हल तो चाहिए, और इससे साक्ष्य भी हमें क्या मिले? चौलिस्तान के कई स्थानों पे मैंने बनावली में मिले हैं, काली बंगन में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं ना कहीं लोग यहाँ के क्या करते थे? कृषि किया करते थे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अलग अलग फसलों को फसलें। अब इसमें बताया गया है कि भाई क्या है कि इन खेतों में हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। और पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों की पहचान करने का प्रयास भी किया, और हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि भाई यहाँ पर दो तरह की फसलें की जाती थी। क्या की जाती थी? दो तरह की फसलें उगाई जाती थी। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपकी दो फसलें, कैसे कि ये जो खेत है इस समय क्या किया? दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक तरफ ने क्या किया? एक ही सीजन में जौ की खेती की, और एक तरफ क्या की? गेहूं की। अब इससे क्या होगा कि एक ही टाइम पीरियड में इन लोगों को क्या मिल जाएगा? दो फसलें मिल जाएंगी, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं? अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। और इन सभी सबूतों से हमें यह पता चलता है कि भाई जो हमारी हड़प्पा सभ्यता, ये आम सभ्यता नहीं, ये एक विकसित सभ्यताओं में से एक थी। ओके बच्चों, तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सिंचाई की आवश्यकताएं। यहाँ पर बताया गया है अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको पता है कृषि हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? सिंचाई तो चाहिए, पानी तो चाहिए। तो भाई कुछ एरिया क्या होते हैं? अर्ध शुष्क होते हैं, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, और एक कौन से होते हैं? शुष्क वाले होते हैं। ठीक है, तो कई स्थानों में, जैसे कि हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में छोड़िए अभी, यहाँ पढ़ लेते पहले। अफगानिस्तान में सोतुघई नामक हड़प्पा स्थलों पर नहरों के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरों बहुत पहले ही गाद भर जा गई थी, और ऐसा भी संभव हो सकता है कि कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग कृषि के लिए संभवतः संचय होते थे। मान लीजिए कि आपको क्या, जो सोतुघई है, यहाँ पे क्या बताया? सोतुघई, यहाँ पर हमें कुछ नहरों के साक्ष्य मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या किया जाता था? नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। और यहाँ पे पंजाब में हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। तो हो सकता है यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती हो, जिसके कारण क्या हो जाता है? हमें नहरों की, नदियों की जरूरत नहीं पड़ती हो, हर वर्ष क्या हो जाता हो? यहाँ पर वर्षा की वजह से ही क्या की जाती हो? सिंचाई की जाती होगी। या ये भी हो सकता है कि ये क्या करते हो? नदी के माध्यम से भी सिंचाई करते होंगे। तो भाई इन सभी स्रोतों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी क्या की जाती थी? कृषि की जाती थी। यहाँ की जो कृषि प्रौद्योगिकी थी बहुत ही एडवांस थी, जैसा कि आपको इन सभी चीजों से पता चल गया होगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में। एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे दुर्ग और निचले शहर के बारे में। तो भाई आपको मैं पहले बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर दो तरह के शहरों को बनाया गया था। एक का नाम है यहाँ पे निचला शहर, और दूसरे का नाम है दुर्ग। तो आइए पढ़ते हैं। तो दुर्ग था, ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया।
और दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था और यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी और दुर्ग पे बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो भाई एक बार समझते हैं कि भाई जो हमारा दुर्ग है ये क्या है, बहुत ही छोटा है पर क्या है, बहुत ही ऊंचाई पर बनाया गया है और इसे चारों तरफ से क्या घेरा गया है, जिससे कि ये जो हमारा जो निचला शहर है इससे अलग रखा जा सके। और यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर जो संरचना मिली है, क्या मिली है, जो यहाँ पर संरचना मिली है वो विशेष प्रयोजन व कार्य के लिए किया जाता था। तो भाई आपको अब तक समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं अपना अब नेक्स्ट शहर के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया जो निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। ये क्या था, बहुत बड़े क्षेत्र में बसा हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र था, पर ये क्या था, निचले स्थान पे बसा हुआ था। कहाँ पे, निचले स्थान पे बसा हुआ था। इसके बाद बोला गया है कि भाई ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे, मतलब कि यहाँ आवासीय का मतलब यहाँ क्या, रहने वाले लोग, जो गरीब लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। और ऊंचाई पे कौन रहते थे, जो दुर्ग है वहां पर माना जाता था कि अमीर लोग रहते थे। इसके बाद बोला गया है कि निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया। अभी आपको बताया कि दोनों शहरों को दीवार से घेरा गया, जिससे कि दोनों शहर एक दूसरे से अलग रहे। और कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था और यह चबूतरे नींव का कार्य करते थे। जैसे घर की नींव का काम पिलर्स का काम होता है, वैसे ही ये चबूतरे भी नींव का काम करते थे। और इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत ही बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब माना जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी संरचना बनी हुई है तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पर क्या श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो भाई ये है आपका दुर्ग और ये है आपका निचला शहर, जो कि आपको मैंने अभी बताया। और इसमें आपको बस यही समझना है कि एक जो शहर था वो नीचे बना था पर बड़ा था, जो दूसरा था ऊंचाई पे बना पर वो छोटा था। एक जगह अमीर लोग रहते थे, एक जगह गरीब लोग रहते थे, एक जगह हम देखते हैं कि रिहायशी इलाका था, एक जगह जो हम बोलते हैं कि राजा महाराजा लोग रहा करते थे, एक जगह विशिष्ट हमें संरचनाएं मिली, एक जगह हमें आवासीय संरचनाएं भवन मिले हैं। तो ऐसी चीजें आपको इसमें दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है नियोजित जल निकास प्रणाली। नियोजित जल निकास प्रणाली क्या थी भाई, तो यहाँ देखते हैं कि सड़क व गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया जाता है। ग्रिड पद्धति क्या है देखते हैं अभी, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऐसा प्रतीक होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और उसके बाद अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। मतलब कि क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि भाई जो हमारी ग्रिड पद्धति है, क्या है, ग्रिड पद्धति है। चलो मान लिया हमने यहाँ पे हमारी ग्रिड पद्धति है, ओके। अब यहाँ पे बोला गया पहले यहाँ पे क्या बनाई गई थी, सड़कें बनाई गई, ओके। यहाँ पे क्या बनाई गई थी, सड़कें बनाई गई। फिर उसके बाद यहाँ पर नालियां बनाई गई, जिससे कि क्या हो, गंदा पानी बाहर निकल सके। और ये जो पैटर्न है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रिड नाम से जानते हैं। किस नाम से हम जानते हैं, ग्रिड के नाम से हम जानते हैं। तो भाई इसके बाद हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर हमें, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से सीधी आ रही है तो यहाँ पे मुड़ जा रही है। और यहाँ देख रहे हैं आप जो नालियां हैं इन्हें पत्थरों से भी ढका गया है। इसका मतलब यहाँ पे सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। किस चीज का, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। तो ये आपको ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है आपके आंसर में। और इसके बाद ये भी बोला गया है कि जैसे कि ये घर है तो इससे इसकी एक दीवार का जुड़ा होना आवश्यक था, क्योंकि घर का जो गंदा पानी है नालियों के माध्यम से कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारी है नगर नियोजन की एक विशेषता, जिसे हम जानते हैं जल निकास प्रणाली के नाम से, जो कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में हमें मिली है। और जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसका नाम है गृह स्थापत्य। तो बोला गया है मोहनजोदारो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आपको अभी बताया निचला शहर कैसा था, आवासीय भवन मिले हैं। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित होता, जो घर था एक उसका आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने थे। संभवतः आंगन में खाना बनाने
पकाने, कटाई जैसी अन्य गतिविधियों का केंद्र था। मतलब कि यहाँ पे खाना बनाया, कटाई, कपड़े सीलना, बुनना, इन सभी का काम किया जाता। खास तौर पे गर्म व शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा एकांत को दिया जाने वाला महत्व था। और भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। मतलब कि यहाँ पर जो हम घर की बात करते हैं तो यहाँ भी खिड़कियां नहीं थी। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया में भी हमें खिड़कियां नहीं मिली। उसी तरह से हम ये मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी खिड़कियां नहीं मिली। इसके अलावा ये बताया गया है, इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया गया। मान लीजिए कि ये मेन गेट है और ये हमारा आंगन है, तो भाई ऐसा बनाया गया था कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो आंगन को सीधा नहीं देख सकता है। और हर घर की ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता है। मतलब कि एक क्या होता था, एक स्नानागार भी होता था, स्विमिंग पूल भी होता था। इसकी नालियां दीवारों के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी और कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियां के अवशेष मिले हैं। और कई आवासों में कुएं थे और अधिकांश में ऐसी कक्ष बनाए गए जिनमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग राहगीर के द्वारा किया गया। और विद्वानों के अनुसार अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। मान लीजिए यहाँ पे आपको बताया क्या गया है, आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। मान लीजिए आपका ये घर है, ओके, बीच में एक आंगन है। यहाँ पर क्या खाना बनाने का काम किया जाता है, खाना बनाने और कटाई का काम किया जाता है। फिर इसके बाद बताया गया जो यहाँ पे दीवारें हैं वहां पे खिड़कियां नहीं मिली, खिड़कियां नहीं है। फिर इसके बाद ये बोला गया कि जैसे कि आपका ये जो गेट है, यहाँ से आप सीधा आंगन को नहीं देख सकते हैं। प्लस में एक चीज जो इसमें छूट गई, यहाँ पे जो छत थी वहां पे जाने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां भी बनाई गई थी। साथ ही ये भी बोला जाता है जो घर के बाहरी वाला पार्ट है यहाँ पर कुएं बनाए गए थे। जो क्या बनाए गए थे, कुएं बनाए थे। और कुएं के साक्ष्य हमें इससे क्या पता चलता है कि भाई यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के राहगीर थे, जो आने जाने वाले लोग थे, उनके लिए कुएं बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी को प्यास लगे या पानी की जरूरत हो तो वो कुओं के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं अब विशाल स्नानागार, जो हमारी इस लेसन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयतकार जलाशय था। मतलब क्या था, एक आयतकार जलाशय था जिसके चारों तरफ गलियारे से घिरा हुआ था। और जलाशय के तल तक जाने के लिए इनके उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनाई गई। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, एक आयतकार है, ठीक है। और इसके उत्तरी और दक्षिणी छोर पे क्या बनाई गई है, सीढ़ियां बनाई गई है यहाँ पर आने के लिए। ओके, इतना आपको समझ गया होगा। और यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, देखिए ये गलियारे बनाए गए हैं, क्या गलियारे बनाए गए हैं। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि भाई जलाशय के किनारे ईंटों को जमा कर जिस पर की गाड़ी का प्रयोग करके जलबंद किया गया है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं और जिनमें से एक बड़ा कुआं है और जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहकर जाता है। और उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना है जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए हैं। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने हैं और प्रत्येक स्नानागार में नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नाले से मिलती है। और इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने के बाद यह बात स्पष्ट होती है कि इनका आकार विशेष अनुष्ठानिक स्नानागार के लिए किया जाता है, स्नान के लिए किया जाता था। मतलब कि ये बताया गया है, यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि भाई आयतकार हो गया, फिर यहाँ पे हमारी सीढ़ियां मिल गई उत्तरी और दक्षिणी। फिर यहाँ पे बोला है जो फर्श है ये जिप्सम की गाड़े से मिलाकर बनाया जाता था यहाँ पे फर्श। ओके, फिर इसके बाद बताया गया जो उत्तर दिशा में यहाँ पर क्या हमें 8 छोटे छोटे स्नानागार मिले हैं। क्या मिले हैं, 8 छोटे छोटे स्नानागार। प्लस में यहाँ पे एक कुआं भी है। साथ में ये बताया गया है कि इसके तीनों और ये चारों ओर क्या एक एक क्या मिलता था, रूम मिलता था। हो सकता है यहाँ चेंजिंग रूम हो जहाँ पे लोग चेंज करते हो, या हो सकता है कोई वस्तु रखते हो, कपड़े रखे जाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं ये आपके स्नानागार के बारे में बताई गई है। और कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में 4 नंबर का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको कहीं भी परेशानी आती है इस वीडियो में तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।